नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कंपनी के जानकारी के साथ-साथ कुछ डिटेल्स जानकारी भी आपको देखने को मिलेगा और टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में जितने सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो प्लीज़ सीखने के लिए बताया गया है, कोई भी ट्रेडिंग के लिए नहीं। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है, तो आपके रिस्क के हिसाब से ही ज़रूर काम करना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। सबसे जो पहले कंपनी है, उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी भी है और इस कंपनी जिस तरीके से टारगेट को लेकर काम करते हैं, वो यही बताता है कि टाटा पावर टाटा ग्रुप के ही एक कंपनी है। क्योंकि टाटा ग्रुप के हर कोई कंपनी में एक जुनून जैसा है कि हमेशा वो एक टारगेट को लेकर काम करते हैं। तो टाटा पावर ने क्या टारगेट लिया कि 1 लाख का चार्जिंग स्टेशन और वो भी सोलर जो प्रोजेक्ट है, उस सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएगा और वो भी वो एक 1 साल के अंदर-अंदर। तो 2025 ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाने का टारगेट लिया है। तो इस टारगेट लेने के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा भी लेना पड़ा, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलने करने के कारण मतलब कंपनी के हाथ में उतना तो पैसा नहीं है। टोटल कितना पैसा है? 3,800 करोड़। तो 3,800 करोड़ उनमें से पहले से ही हाथ में जो कैश था 440 करोड़ के आसपास, उस पैसे को पहले से ही वो कंपनी क्या किया, वो निवेश कर चुके थे। अभी टोटल जो नेट इनकम है, एनुअल इनकम है, वो 3,800 करोड़ के आसपास है। इस पैसे को क्या क्या कंपनी को इन्वेस्टमेंट करके मतलब बिजनेस के ऊपर लगाना है। तो क्या पूरा पैसा लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए कंपनी क्या किया? कर्जा उठा लिया। कर्जा उठाने के पीछे 2 रीज़न है। पहली रीज़न ये है कि कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला, करीबन कितना आप देखेंगे तो 7,300 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट कितना है? कंपनी का प्रॉफिट है 4,000 करोड़। तो ऑलमोस्ट बाकी 3,000 करोड़ कहाँ से आएगा? और दूसरी बात ये है कि कंपनी को जो बोरिंग्स है, उस बोरिंग्स के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी जो कर्जा लिया, वो कर्जा किस बेसिस में लिया? ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। कंपनी जो कर्जा लिया, वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लीज़ लायबिलिटी के हिसाब से। मतलब लॉन्ग टर्म में भी कर्जा लिया गया, शॉर्ट टर्म में भी लिया गया और लीज़ के हिसाब से लिया गया। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से कंपनी के ऊपर पैसा लिया गया। अभी कंपनी के ऊपर जो अदर्स लायबिलिटी है, वो भी आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर नॉन कंट्रोलिंग जो इंस्टॉलमेंट है, वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 5,600 के आसपास है और टेड्स पेबल बहुत इंपॉर्टेंस है कि कंपनी को कितना पैसा अभी भी देना बाकी है। मतलब कंपनी जो प्रोजेक्ट कर रहा है, उस प्रोजेक्ट के लिए जितना कस्टमर नहीं, जिससे वो उधारी लिए है, जिससे वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी की है, तो उसका कितना पैसा देना बाकी है? कितना है? 10,200 करोड़। तो 10,200 करोड़ उसके साथ-साथ 7,000 करोड़, करीबन 17,000 करोड़ कंपनी के हाथ में पैसा होना चाहिए इस बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए। अगर अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है, तो इसीलिए कंपनी क्या किया? कर्जा उठा लिया। तो कहने का मतलब है कंपनी बिज़नेस तो ठीक-ठाक कर रहा है। अभी कर्जा लेने के बाद ये देखना है कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ करते जा रहा है, तो ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो कंटीन्यूअसली 500 करोड़ से 900 करोड़ उससे 1,000 करोड़ तक पहुँचा। तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कंटीन्यूअसली ग्रोथ होते चले गए। अभी इसी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने के कारण कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में भी ग्रोथ होने का चांसेस है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कफ विद हैमर पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो कफ विद हैमर पैटर्न्स जब भी क्रिएट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और उसके बाद देखिए ऊपर जाने के बाद नीचे भी आया, रिटेस्ट किया सपोर्ट को, फिर से वो वापस जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस फेस उसको करना पड़ेगा 294 के आसपास। अगर इस रेजिस्टेंस को क्यों फेस करना पड़ेगा? क्योंकि कंपनी का यहाँ पे लाइफ टाइम का हाई है। तो इस रेजिस्टेंस को वो फेस करेंगे क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था। तो यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो प्लीज़ इस रेजिस्टेंस के आसपास अगर गए तो कुछ मतलब डिसीजन जरूर लेके रखना कि आपको करना क्या है, क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन के बाद आपको यहाँ पे बिग करेक्शन देखने को भी मिल सकता है। बाकी देखिए मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से वो गिरेगा, क्योंकि जिस तरीके से सपोर्ट रेंज लेकर वो वापस कर रहा है, तो यहाँ पे टच करने के बाद थोड़ा सा करेक्शन होने के बाद वो ऊपर जा सकते हैं और टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। बाकी आपको देखने को मिल ही जाएगा कि कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दो तो कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो 40 to 45% के आसपास डिलीवरी डेटा देखने को मिला।
अभी यही डिलीवरी डेटा को आपको यहाँ पे लास्ट कुछ डेज के रिटर्न के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी की जो रिटर्न है वो 1 मंथ में आपको करीबन 5.5% के आसपास देखने को मिला, 3 मंथ में करीबन 7% और 6 मंथ में 27%, 1 साल में कंपनी 18%, 3 साल में कंपनी 350%, 3 साल में आपका फंड 3 गुना कर दिया और 5 साल में कितना से 250%। 10 साल में कंपनी के उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ। तो अपकमिंग टाइम्स में इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है उस सेक्टर का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर जो मार्केट कैप है 10,200 करोड़ के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही ठीक ठाक लेवल में देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू 516 करोड़ के आसपास है। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 31 के आसपास है। कंपनी का एनुअल इनकम 1400 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी के जो प्रोमोटर के होल्डिंग है वो 54 के आसपास देखने को मिला है। इसका मतलब प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स ज़्यादा देखने को मिला। तो कंपनीज के ऊपर सबसे जो बेस्ट पॉइंट है वो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो 2% के ऊपर है। ये तो एक प्लस पॉइंट है, मगर एक वीकनेस पॉइंट भी है, वो है कंपनी का पैग रेशियो। पैग रेशियो हमेशा 1% के नीचे होना चाहिए था। तो राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर लगातार लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला और आज कंपनी 52 वीक लो के आसपास है और ऑलमोस्ट कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि कंपनी 1000 में चल रहा था, आज कंपनी 350 रुपीज़ के भी नीचे चल रहा है। तो ऐसे हालत क्यों हुआ? ऐसे हालत होने के पीछे 2 रीज़न है। पहली बात, कंपनी गोल्ड को खुद माइनिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और गोल्ड को वो बेचते भी है, मतलब खुद का सेल्स आउटलेट भी है। तो इसका मतलब सारे काम खुद अकेला करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वो यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में, जर्मनी में, इस तरीके से कंट्रीज में बेचता रहता है और इस कंट्रीज में अभी इकोनॉमिकली क्राइसिस देखने को मिला। तो देखिए जब कोई कंट्रीज में इकोनॉमिकली क्राइसिस हो, क्या वो लग्जरीज प्रोडक्ट्स को खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। मान के चलिए कोविड का जब सिचुएशन आया था, जो लोग डेली बेसिस काम करके अर्निंग कर रहे थे, मगर डेली काम किया, डेली अर्निंग किया, तो इस तरीके से छोटे मोटे जब जॉब कर रहे थे, जो लोग जॉब करके पैसा इकट्ठा किया कि कोई ज्वेलरी खरीदने के लिए, कोई लग्जरीज प्रोडक्ट खरीदारी करने के लिए, उस कंपनी के ऊपर आपको एक बात को याद रखना है, क्या उस टाइम में जब कोविड का सिचुएशन आया, क्या लोग ज्वेलरी खरीदारी करने के लिए सोच रहा था? बिल्कुल नहीं। उस टाइम में सारे कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला था। उसी तरीके से आज राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर हालत देखने को मिला और सेबी ने इसके ऊपर एक आरोप भी लगाया और उस आरोप के चलते है और भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिला है। आरोप क्या है? कंपनी का जो कैश फ्लो है, वो कैश फ्लो जो मतलब कंपनी ने जो स्टेटमेंट जमा किया है क्वार्टर 2 का रिजल्ट में, वहाँ पे कैश फ्लो में कुछ गड़बड़ी देखने को मिला है और उसी के लिए कंपनी के ऊपर सेबी ने एक आरोप लगाया कि उसका कैश फ्लो का जो चेंजेस देखने को मिला है, उसको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो अभी देखना बाकी है कि राजेश एक्सपोर्ट उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, कंपनी जो इतने दिनों से प्रॉफिट दिखा रहा था, वो प्रॉफिट तो ठीक था। मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कंपनी में एक वीकनेस मुझे बार-बार देखने को मिलता था, वो है कंपनी टैक्स पेमेंट नहीं कर रहा है। टैक्स को वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा तो दिखेगा ही। तो इस बार कंपनी टैक्स ज़्यादा पेमेंट की है, जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। उसके साथ-साथ कंपनी के सेल्स भी कम हो गए। तो सोचिए, कंपनी के इतने दिनों तक तो सब कुछ ठीक-ठाक ही कंपनी दिखाया था। अभी सेबी ने उसके ऊपर आरोप लगाया, तो देखा जाएगा अभी कंपनी के ऊपर क्या होने वाला है। शायद इसलिए शेयर के ऊपर बिग करेक्शन देखने को मिला है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कंपनी के ऊपर जिस तरीके से लेवल्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, फर्स्ट जो लेवल था मैंने आपको मेंशन किया था 444 के आसपास। नेक्स्ट जो लेवल है वो फिर से यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल था वो 369 के आसपास दिया था और थर्ड जो लेवल है 226 के आसपास यहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस है। देखिए ऐसे लेवल कहाँ पे मिला, आप खुद ही इस तरीके से लेवल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस डेटा में जाएंगे तो जहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, उसी लेवल को आप मार्किंग कर सकते हैं और आपको ये देखना है उस सपोर्ट के आसपास कंपनी काम किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे नीचे आए, यहाँ पे क्या हुआ आप देख सकते हैं, ब्रेक किया, ऊपर जाने का कोशिश किया, नहीं जा पाए, फिर से क्रैश हो गया,
ब्रेक किए, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से क्रैश होने के लिए तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है भारी भरकम एक गिरावट देखने को मिलेगा। टॉप लेवल से अगर मैं इस लेवल तक, डाउन लेवल तक अगर मार्किंग करूँ, तो ऑलमोस्ट कंपनी के लोअर होने का चांसेस है 77% के आसपास। तो इसके बाद भी मैं नहीं यही कहूँगा कि राजेश एक्सपोर्ट कोई एकदम बेकार कंपनी नहीं है। इसके ऊपर स्टडी करना, जब सारे डेटा ठीक-ठाक हो जाएगा, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा, तब इस कंपनी फिर से रिकवरी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर सिचुएशन वाइज़ देखा जाए तो और भी ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस दिखेगा। हाँ, जो लोग यहाँ पे जो रेंज ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड कर रहा था, जो लोग रेंज ट्रेडिंग के हिसाब से ट्रेड करते हैं, उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा, देखिए, मुझे बहुत बार ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सर, जब कोई कंपनी के ऊपर हम लोग ट्रेड ले, तो कितने परसेंटेज ट्रेड लेना चाहिए? मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अगर आप बिगिनर्स हैं, एकदम मार्केट में नए हैं, तो आप 3% से ज़्यादा, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 3% से ज़्यादा निवेश मत करिए। अगर आप थोड़ा-सा आपका एक्सपीरियंस है, 1 साल के, 2 साल की एक्सपीरियंस है, तो 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप कहेंगे सर, मेरे मेरे तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके हिसाब से ज़रूर आप काम कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि अगर लॉस होगा तो 5% की ही आपको लॉस होगा। मान के चलिए 1 लाख रुपया में आपने सिर्फ इस कंपनी के ऊपर 5,00,000 रुपया लगाया है, 5% के हिसाब से 5,000 होगा। तो लॉस अगर होगा पूरा के पूरा अगर लॉस होगा, अगर उस कंपनी ज़ीरो भी हो जाए, तो आपको सिर्फ 5,000 का ही लॉस होगा। बाकी कंपनीज़ जो आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट देंगे, 3% इन्वेस्टमेंट में, अगर आपका फंड 30 टू 40% का रिटर्न दे और एवरेजली आपको 2-3 साल में ही रिटर्न मिले, तो इससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाएगा। इसलिए बार-बार बोला जाता है कि आप हमेशा स्टॉक को डाइवर्सिफ़िकेशन करके निवेश करना। एक कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा पैसा मत डालिएगा। तो देखिए, हर कोई कंपनी प्रॉफ़िट देगा, ऐसे होगा नहीं। कुछ कंपनीज़ में तो आपको लॉस लेना पड़ेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है येस बैंक। देखिए, येस बैंक अभी एक टाइम कंपनी का नाम नो बैंक के हिसाब से देखा जा रहा था। अभी वो नो बैंक के हिसाब से नहीं, कंपनी धीरे-धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 55,200 करोड़ के आसपास। कंपनी का पी रेशियो कितना है? 66 के आसपास। कंपनी का आरओसी, आरओई देखा जाए तो एक वीकनेस लेवल में देखने को मिला। अभी इंडस्ट्रीज पी रेशियो में कितना है? 12.3 है। एनुअल इनकम कितना है? 736 करोड़ के आसपास। डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ ना के बराबर, सॉरी, डेप्थ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा होने के पीछे यही कारण है कि बैंकिंग कंपनी है, तो बैंक्स हमेशा कर्जा लेकर ही काम करते हैं। अभी इस डेप्थ को, मतलब कर्जे को, आप प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखिए, तो प्रीवियस में डेटा के हिसाब से कंपनी का डेप्थ बहुत कम था। वो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते आज करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास पहुँच चुके हैं। तो पहले कंपनी का डेप्थ कम था और उस बेसिस में कंपनी ने प्रॉफ़िट भी कम किए थे, ऑलमोस्ट लॉस किया था। 2017 के अगर मैं प्रॉफ़िट दिखा दूँ, तो 2017 में, मतलब 2017, 18, 19, 20, 21, इस टाइम में कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन भी आप देखेंगे तो ठीक-ठाक तो था, मगर कंपनी में कोविड के टाइम में लॉस हुआ था। और इस कंपनी का हालत कब बिगड़ना स्टार्ट किए, जब कंपनी के ऊपर राणा कपूर जी ने फ्रॉड करना स्टार्ट किए। तो राणा कपूर जी क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा उस कॉर्पोरेट कंपनी को लोन दिया, जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा लोन को डिफ़ॉल्ट कर बैठे। तो इस कंपनी येस बैंक बर्बाद हो गया, बहुत सारे कंपनीज़ को लोन देकर। उसमें से एक पॉपुलर कंपनी है जिसका नाम है डीएचएफएल। तो डीएचएफएल के ऊपर लोन देने के बाद ही इस कंपनी का तो दिवाला निकल गया। तो सोचिए, इस कंपनी फिर से धीरे-धीरे करके खड़ा हो रहा है और कंपनी का एनपीए भी देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ, कम हुआ। जो 5% के आसपास एनपीए हुआ करता था, आज वो 0.90 के परसेंट आसपास एनपीए देखने का मिला। तो अलग लेवल में कंपनी एनपीए को मेंटेन कर रहा है। यही सबसे कंपनी के बेस्ट पॉइंट है। बाकी आप देखेंगे तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इसका इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिलीवरी का डेटा दिखा दूँ तो डिलीवरी का जो परसेंटेज है, कुछ इस तरीके से देखने को मिला, हायर लेवल का डिलीवरी देखने को मिले। और मुझे लगता है जिस तरीके से डिलीवरी का परसेंटेज है, वो कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ पे 30 टू 40% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बनना जा रहा है, आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो अभी क्वेश्चन आएगा सर, यहाँ पे सब कुछ तो ठीक-ठाक चल रहा था, तो कंपनी इसके ऊपर ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुआ। मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कोई रेंज को ब्रेकआउट करे, जब भी कोई रेंज को ब्रेकआउट करे, तो उसमें आपको रेंज देखना है कि आपका टारगेट कितना दूर बाकी है। अगर टारगेट ज़्यादा बाकी है, तो
मतलब ज़्यादा बाकी नहीं है तो एंटी मत लेना। अगर वो रिट्रेसमेंट करे उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे एंटी बन सकता है, और टारगेट यहाँ तक बनेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो कितना प्रॉफिट मिल सकता है? करीबन 22%। तो इस कंपनी के ऊपर अगर आप रिट्रेसमेंट में एंट्री लेना चाहते हैं तो एक बार आपके रिस्क के हिसाब से आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी चीज़ों को सिखाना, आपका काम है खुद के ऊपर रिसर्च करके काम करना, मतलब खुद के स्टडी के हिसाब से, खुद के एनालिसिस के हिसाब से काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मॉर्गेनाइट क्रूक, मतलब एक्चुअली मॉर्गेनाइट क्रूसिबल इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। उससे पहले कंपनी का प्रोडक्ट देखिए। कंपनी देखा जाए तो रिफैक्ट्रीज सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है? डिविडेंड देने का। कंपनी पिछले बार 2020 में स्प्लिट दिया था। अभी कंपनी डिविडेंड देने वाला है 24 नवंबर में, और वो भी 28 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।